Hello and welcome to a special edition of India Today on the 75th year of India's independence. I'm Gaurav Sawant. We will tell you over the course of the next half hour the history of the Red Fort and some of the greatest speeches made by Prime Ministers over the course of the last 75 years. This will be Prime Minister Narendra Modi's 9th address to the nation from the ramparts of the Red Fort. Before we move on, let's listen to some of the highlights of what he said over the course of the last 8 years. ये देश राजनेताओं ने नहीं बनाया, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है। यह देश हमारे किसानों ने बनाया है। हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि कोटि जनों की तपस्या से आज ये राष्ट्र यहां पहुंचा है। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। भारत को सपनों को पूरा करना है तो हमारे लिए हिंसा का मार्ग कभी काम नहीं होगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40-40 हो गया। ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके। अगली बैसाखी हमारे जलियांवाला बाग के उस नरसंहार को 100 वर्ष हो रहे हैं। देश के सामान्य लोगों ने देश की आजादी के लिए किस प्रकार से जान की बाजी लगा दी थी और जुल्म की सीमाएं कितने लांघ चुकी थी। जलियांवाला बाग हमारे देश के उन वीरों के त्याग और बलिदान का हमें प्रेरणा का संदेश देती है। मैं उन सभी वीरों को हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक नमन करता हूं। हम भारत को
सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें, जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। आज समय की मांग है, हमारा कृषि क्षेत्र आधुनिक बने, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग की व्यवस्था हो, उसको संभालने की व्यवस्था हो, और इसलिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने देखा होगा इस कोरोना कालखंड में ही पिछले दिनों 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की सरकार ने आवंटित किए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों की भलाई के लिए होगा, और इसके कारण किसान अपना मूल्य भी प्राप्त कर सकेगा, दुनिया के बाजार में बेच भी पाएगा, विश्व बाजार में उसकी पहुंच बढ़ेगी। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता? पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो, तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता? लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता, और कब मिलता। लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। At the stroke of the midnight hour on August 15th, India became independent. But the first speech of independent India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, on the 15th of August wasn't from the ramparts of the Red Fort. It was in the Constituent Assembly. It was only on the 16th of August 1947 that Pandit Jawaharlal Nehru delivered the same speech, of course with some additions, from the ramparts of the Red Fort. Let's take a look at some of the highlights. कि एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो, क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। The first ever Independence Day speech by an Indian Prime Minister was delivered at the Constituent Assembly. But a day later, on 16th of August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru repeated the very same speech to address the nation from the Red Fort. Nehru's first speech from the ramparts of the Red Fort continued for 90 minutes, and it outlined the need for big businesses, big dams, a roof over every head, and food for every citizen. Nehru's address to the nation on the eve of independence evoked an emotional response. It left people of the newly independent nation overwhelmed. India on 15th of August 1947 was jubilant, but there were also practical challenges to deal with. To realize the aspirations of 30 crore Indians, there was also the open wound of partition that was raw and bleeding. With the departure of the British, India needed a constitution, and the pangs of breaking up into two nations only made things more difficult for the country. But then came the biggest blow of history at this critical moment for India. 30th January 1948, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru encapsulated the sentiments of the nation when he broadcast on All India Radio that a light has gone out of our lives. India lost herself in grief at Mahatma Gandhi's death. It reflected in the speech that Nehru was to give
on 15th August 1948. बहुत दिन तक हम गुलाम रहे, उससे हमें गुलामी से नफरत हुई, तो हम औरों को गुलाम कैसे बना सकते हैं। इसलिए आज के दिन खास तौर से मैं आपको एक अमन की बात कहा चाहता हूं, क्योंकि बुनियादी सबक जो महात्मा जी ने हमें सिखाया वो अमन का, वो शांति का, वो अहिंसा का। मुमकिन है कि हम अपनी कमजोरी से पूरी तौर से उस रास्ते पे नहीं चल सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम चले। और अगर दुनिया में हिंदुस्तान की एक जबरदस्त इज्जत है इस वक्त, क्यों है कभी आपने सोचा, आपने और हमने कुछ काम किए, कभी भले कभी बुरे, लेकिन अगर दुनिया अगर हिंदुस्तान के सामने झुकती है और इज्जत करती है तो एक आदमी की वजह से, वो बड़ा आदमी जिसने हमें आजादी तक पहुंचाया, उसने दुनिया का सर झुकाया। For long years had Nehru stood firm, personifying India's hopes and its commitment to its democratic ideals. He was succeeded by a soft-spoken Lal Bahadur Shastri. When Shastri took over the reins from Nehru, his administration had to battle both war and famine. Post the 1962 Chinese aggression, Pakistan was under the impression that it could win a war against India. Shastri's diminutive physical stature was taken for India's weakness. But Shastri showed his mettle and successfully led India during the 1965 war with Pakistan. कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। When Shastri filled in Nehru's shoes, he too was troubled by elementary problems like shortage of food, unemployment and poverty. And he tried his level best to tackle them effectively. Almost every Prime Minister has wrestled with these challenges and worked towards making things better. हर धर्म ने भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई। मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो माने रखता है आजादी, मैं प्रधानमंत्री हो गई, लेकिन आप हर एक के लिए क्या माने रखता है? आप जो आजाद हैं उससे क्या कर सकते हैं? आप पेट भर के खाना खा सकते हैं, आप अपने बच्चों को जो मौका देना चाहते हैं वो पूरा दे सकते हैं। जब तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तब तक मैं मानती हूँ कि आजादी भी पूरी नहीं होगी। और जो आजादी का स्वप्न हमने देखा था वो अभी हमारे सामने ही है। तो उसी तरह से निडर होके, और मूल्य को हमको तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज जो हम चाहते हैं बहुत बड़ी चीज है। और जैसे किसी ने कहा अभी यहाँ कि सब कुछ देने को तैयार होना चाहिए, और आजादी की लड़ाई में भी इसी भावना से हम बढ़े थे कि भाई हमारा सामान, हमारे घर और चीजें जब्त हो जाएं, या जो भी हमको जान देनी हो या जो भी कुर्बानी हो, वो तो एक मूल्य आजादी का है। इसलिए जिन्होंने दिया उन्होंने हंसते खुशी दिया, तो वही भावना हमको आज भी रखनी है। जो नींव हमारे विकास की इन 40 साल में लगाई गई, उस पर हम आज हमारा भविष्य बनाने जा रहे हैं। इन 40 साल में देश के किसानों की पैदावार बहुत बढ़ी, 15 करोड़ टन पर पहुंच चुकी है। साथ में हम देख रहे हैं कि कपास की पैदावार, तेल बीज की पैदावार और दाल की पैदावार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। These speeches were also testimony to the changes and milestones that India achieved at each twist and turn of her independent journey. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में
और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं, मजबूती से। बड़ी प्रगति है। जहां 2500 करोड़ हमारे पास नहीं थे 91 में, आज 60,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ है, जिससे हमें किसी चीज के मंगाने में कोई आज परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का अणु विस्फोट ये एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के बरसों की तपस्या का यह फल था। The Independence Day speech is significant because the Prime Minister of the moment uses the platform to talk about what India has achieved and what remains to be done. In a sense, the Prime Minister charts out the vision for the country. The iconic Red Fort. Mughal Emperor Shah Jahan moved his capital from Agra to Delhi and laid the foundation stone of the historic Red Fort in 1638. It took about a decade to build this fort. But the history of India's independence struggle, right from the first war for independence in 1857 to the Azadi Hind Fauj talking about Chalo Delhi, to every Independence Day, the speeches of Prime Ministers at the ramparts of the Red Fort. The history of the Red Fort and the history of India almost interlinked. The Red Fort of Delhi, witness to the changing fortune of India from the 17th century, is the powerhouse of history of this ancient nation. It's the connecting thread of medieval India to its modern identity in the 21st century. In the 400 years of its existence, it has borne marks of change of empires to the rise of democratic republic of modern India. Back in the 16th century, there was no Red Fort. The Mughals ruled their empire from the Agra fort. Emperor Shah Jahan felt the need to move his power citadel from Agra to Delhi, and the foundation to Red Fort was laid in 1618 AD. लाल किला एक ऐसी इमारत है कि जिसका कॉन्सेप्ट शाहजहां ने 1640-50 के लगभग दिया था, और वो सीट ऑफ रूल है। तो वहीं से मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों को भी वही जगह पसंद आई। अगर शाहजहां को पसंद आई तो उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जब रूल करने आए तो उनको भी लाल किला बहुत पसंद आया। तो एक इसकी प्रतीकात्मक जो है वैल्यू बन गई है, और यही कारण है कि जो भी प्रधानमंत्री हों, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लाल किले का जो प्रांगण है, सामने चांदनी चौक का एक तारीखी बाज़ार है, उसके अलावा फिर वहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, सामने लाल मंदिर है, जामा मस्जिद है, और यानी ये जो चांदनी चौक का जो स्ट्रीट है, विंटेज सेलिंग स्ट्रीट, यहाँ पे 7 बड़े धर्मों के जो है स्थल हैं। तो एक प्रतीकात्मक इसकी वैल्यू बन चुकी है, वो रहेगी। The city built inside and around the fort was then called Shahjahanabad. Built over a period of 30 years, the Red Fort was exquisitely decorated with imported silk from China and velvet from Turkey. Spread over 1.5 kilometers, the Red Fort has 2 entrances, the Lahori Gate and the Delhi Gate. During the Mughal era, there was a busy craftsman's market starting right at the entrance of Lahori Gate, leading up to the Chatta Chowk. The market was the treasure trove of jewelleries, carpet, painting and silk. Emperor Shah Jahan ensured that the best craftsmen were brought and settled in and around the Red Fort to serve this market. The road from this royal market leads to Naubat Khana, or the waiting palace. This isolated area was also called Nakkar Khana, where the royal band was scheduled to play 5 times a day, and everyone except the royalty was required to dismount. The Red Fort flourished during the rule of Emperor Shah Jahan.
It also saw the gradual disintegration of the Mughal Empire. The British came to India as merchants, and it was here in the Red Fort that the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, lost his empire. The British turned the Red Fort into their garrison after quashing the 1857 mutiny. They destroyed 80% of the pavilions of the Red Fort. The trials of Shahnawaz, Dhillon and Sehgal happened here in the Red Fort, and they were court-martialed in 1945. 2 years later, the Red Fort witnessed the hoisting of the Indian tricolor of the proud, independent India. पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज के लिए की एक सहानुभूति की लहर थी, प्रेरणा की भी लहर थी, और लोग आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को या उनके अफसरों को, चाहे वो लक्ष्मी सहगल हों या शाहनवाज खान हों या और लोग हों, उनको बचाने के लिए लोग किसी भी सीमा तक कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। पैसे की जरूरत हो तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। जो माहौल था उसमें जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति भी, जो अति लोकप्रिय था, उसको भी अपनी लोकप्रियता पर आंच नजर आती दिखी। तो संभवतः 50 साल बाद जवाहरलाल नेहरू काली कोट पहनकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रक्षा के लिए वकील के तौर पर उस कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए हैं। The changing fortune of this country and this fort has been intertwined from the beginning, and the journey continues. As the nation celebrates 75 years of India's independence, all eyes on the vision for India at 100. That is all we have for you on this special edition on the 75th year of India's independence. Many thanks for watching, and Jai Hind.